प्यारे साथियों, मेरा नाम कौशिक है और मैं पिछले 18-20 साल से एज ए ट्यूटर के रूप में काम कर रहा हूँ। वैसे तो मैं बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने जो आजकल सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखा है वो अंग्रेज़ी भाषा का है। क्योंकि मैं पिछले कई सालों से अंग्रेज़ी भाषा पढ़ा रहा हूँ और हर स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे आते हैं, तो जब हम उनके अंदर बेसिक चीज़ें देखते हैं तो मैं जनरली ये देखता हूँ कि उनको ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं आता। और अंग्रेज़ी की जो सबसे बड़ी जो जड़ है वो आपका ट्रांसलेशन है। क्योंकि जनरली अगर हम ट्रांसलेशन नहीं सीखेंगे तो मैं नहीं समझता कि हम कभी भी अंग्रेज़ी सीख पाएंगे। लोग कई तरह के दावे करते हैं कि जी आप जो है बोल करके कीजिए, आप जैसे माँ को मदर बोलिए, पापा को फादर बोलिए, भाई को ब्रदर बोलिए, तो आप एक दिन अंग्रेज़ी सीख जाएंगे। मेरा अपना ये मानना है कि जब तक आप पूरे के पूरे ट्रांसलेशन को ढंग से समझेंगे नहीं या जानेंगे नहीं, तब तक आप अंग्रेज़ी को बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। आज मैं इसकी शुरुआत आपसे करता हूँ और एक बहुत छोटे फॉर्मेट के द्वारा आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ, ये बताने का प्रयास करता हूँ कि जनरली अंग्रेज़ी को अगर आपने बेसिकली सीखना है और उसके अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट को समझना है, तो उसके लिए मैं अलग अलग प्रकार के एलिमेंट आपके सामने रखूँगा। छोटी सी शुरुआत मैं आपसे करता हूँ, आप इसको बहुत ध्यान से देखें, इसको सुनिए और मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आपने इनके ऊपर ज़रा भी काम किया, यानी 100 में से अगर आपने 20, 25, 30% भी काम किया, तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप किसी के ऊपर भी कभी निर्भर नहीं रहेंगे कि यार मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती या मैं अंग्रेज़ी नहीं सीख सकता। ये दोस्तों बिल्कुल इसी प्रकार का एक प्रोग्राम है। आप जैसे जनरली देखते हैं कि सपोज दैट अगर आपको कोई भी खाना बनाना आता है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको अगर चाय बनानी आती है तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसमें क्या क्या डालना पड़ता है और क्या नहीं डालना पड़ता, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट के बारे में आपको जानकारी होती है। सेम कंडीशन आपके अंग्रेजी की है कि अगर इसके इंग्रेडिएंट के बारे में हमें जानकारी होगी तो हमें कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। यानी जो रटाफिकेशन वाला प्रोसेस है वो कभी भी कामयाब नहीं होता। हमें उसके जो मेकिंग वाले प्रोसेस है यानी बनाने वाले प्रोसेस है उस पर हमें काम करना चाहिए। क्योंकि रटने का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो आपका ये है कि ये वो खाना है वो उस दिन तक मिलता रहेगा जिस दिन तक पकाने वाला आपके पास है। और अगर आपने एक बार बनाना सीख लिया यानी ट्रांसलेशन अगर आपने एक बार सीख लिया तो 100% श्योर है कि बहुत आसानी से आप स्पीकिंग भी कर पाएंगे और बहुत आसानी से आप राइटिंग भी कर पाएंगे। तो उसके इंग्रेडिएंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं शुरुआत करता हूँ, आप मेरी बात को गौर कीजिए। यहाँ पर मैंने एक पार्ट लिखा हुआ है, ऊपर अंग्रेजी लिखा हुआ है और अंग्रेजी में मैंने बोल रखा है कि दोस्तों 132 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, लेकिन उनमें से मात्र 10% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं। यानी करीब करीब आप ये मान करके चल सकते हैं कि अगर हम इसको कैलकुलेशन करें 132 करोड़ को, तो करीब करीब आपके 13 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जो आमतौर पर अंग्रेजी जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंग्रेजी का जो रूप है भारत के अंदर वो किस प्रकार का है। और उसका सबसे बड़ा जो मेरे को कमी लगती है या मुझे ये लगा कि जो मैंने अब तक इतने सालों में पाया कि मोस्टली हम उसके जो बेसिक चीज़ें हैं उनके ऊपर काम नहीं करते। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ह्यूमन बॉडी है तो उसके 3 बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और वो तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो हमारा दिमाग है, एक हमारा दिल है और एक हमारा लीवर है। तो इन तीनों में अगर हम कंपैरिजन करें कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल कौन सा है, तो मैं सबसे पहले किसको प्रमुखता दूंगा? हार्ट को। क्योंकि हार्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी के अंदर 2 चीज़ों को भेजता है, जिनमें से एक आपका ब्लड होता है और एक आपकी ऑक्सीजन होती है। कहते हैं उसका हार्ट फेल हो गया, दैट मीन्स वो मर गया। तो कभी भी एक ऐसा पार्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर जो है रेस्ट नहीं करता या कभी भी हमारे शरीर के अंदर आराम नहीं करता। जिस दिन इसने आराम कर दिया उस दिन हम ही आराम कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पहला कौन सा हो गया? हार्ट, हमारे शरीर का। हमारा शरीर इसके ऊपर 100% आपका निर्भर करता है। नंबर दूसरा पार्ट है आपका ब्रेन, जो हमें सोचने और समझने की शक्ति देता है, यानी हमारा नर्वस सिस्टम, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। आमतौर पर अगर हम दिमागी रूप से कभी फेल हो जाते हैं तो सरकार भी हमें मरा हुआ डिक्लेयर कर देती है, क्योंकि हम दिमागी रूप से समाप्त हो चुके होते हैं। यह हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका लीवर का, यानी लीवर हम जो खाना खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को बनाता है और हमें एनर्जी देता है। तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा लीवर है। तो जनरली ह्यूमन बॉडी किसके ऊपर ज़्यादातर डिपेंड? आपका नंबर 1 आपका हार्ट, नंबर दूसरा आपका ब्रेन और नंबर तीसरा आपका लीवर। ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे पूरे के पूरे शरीर को आमतौर पर चलाने का, बनाने का और उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। तो दोस्तों आप कहोगे कि जी ह्यूमन बॉडी का अंग्रेजी से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट का होना, ब्रेन का होना और लीवर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर हमारा शरीर निर्भर करता है
सेम कंडीशन आपके अंग्रेजी के अंदर है। अगर ह्यूमन बॉडी को नीड है हार्ट की, ब्रेन की और लीवर की, तो अंग्रेजी को नीड है, अंग्रेजी का जो हार्ट है वो आपके टेंस है। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी को अगर आपने जिंदा रखना है, उसे सलामत रखना है, तो उसके लिए टेंसेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना आप अंग्रेजी का एक अक्षर नहीं लिख पाओगे। नंबर दूसरा, इसका ब्रेन है, तो ब्रेन इसका क्या है? सेंस है। कहने का मतलब यह है कि जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन होता है जो सोचने और समझने का काम करता है, तो अंग्रेजी में सेंस एक ऐसी प्रक्रिया है, क्योंकि जब टेंस की जानकारी हो जाती है तो सेंस हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है, हमें उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। और जो नंबर तीसरा पार्ट है आपका, यहाँ पर हमारा लीवर था, तो लीवर के अंदर यहाँ पर आपका वर्ड डिक्शनरी है, यानी अंग्रेजी का जो खाना है वो शब्द भंडार है। ज्यादा से ज्यादा शब्द अगर आपके दिलो दिमाग के अंदर रहेंगे तो आप बहुत आसानी से अंग्रेजी बनाने में सक्षम हो जाएंगे। तो ह्यूमन बॉडी किसके ऊपर निर्भर है? हार्ट के ऊपर, ब्रेन के ऊपर और लीवर के ऊपर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आपका अंग्रेजी किसके ऊपर डिपेंड है? आपका टेंस के ऊपर, आपका सेंस के ऊपर और आपका वर्ड डिक्शनरी के ऊपर। तो जो अंग्रेजी का हार्ट है वो उसके टेंसेस हैं, जो अंग्रेजी का ब्रेन है वो उसका सेंस है, और जो अंग्रेजी का खाना है वो उसका वर्ड डिक्शनरी है। तो मैं सबसे पहले इसकी जो ऑक्सीजन है, यानी इसका जो हार्ट है, उसके बारे में बात करूंगा, और वो आपके टेंस है। तो मैं बिगिनिंग कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि ह्यूमन बॉडी का और अंग्रेजी का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है। मैंने आपको हार्ट के बारे में, ब्रेन के बारे में और आपके लीवर के बारे में बताया था, और उसी का मैंने कंपैरिजन किया था। मैंने कहा था कि जो अंग्रेजी का हार्ट है वो उसके टेंस हैं, और उसका जो ब्रेन है वो उसका सेंस है, और उसका जो लीवर है वो उसका वर्ड डिक्शनरी है। अब इसको हम यहाँ डिफाइन करते हैं कि हम जनरली क्या होता है दोस्तों, कि टेंस आपके जनरली हैं क्या। देखिए, टेंस में टी आपका इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हमेशा ही किसके बारे में हमें जानकारी देता है? समय के बारे में। यानी कभी आपने सोचा होगा TENS है, तो इसको टेंस से ही क्यों हमने स्टार्ट किया होगा? तो उसके पीछे टी से स्टार्ट करने का सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो है आपका T फॉर टाइम। यानी ये हमें समय के बारे में जानकारी देता है कि अंग्रेजी को आप कितने कालों के अंदर, कितने समय के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। हिंदी में इसे समय बोलते हैं और संस्कृत में इसे काल बोला जाता है। तो जनरली हमने समय को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा है आपका, मान लीजिए ये आपके पास एक रोड है, एक सड़क है, और इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा साथियों वो है जिस पर आप यात्रा कर चुके हैं, एक हिस्सा वो है जिस पर अभी आप वर्तमान में चल रहे हैं, और एक हिस्सा वो है जिस पर आप आगे जाएंगे। तो आपने जनरली सड़क को 3 हिस्सों के अंदर कन्वर्ट कर दिया। एक हिस्सा वो है जिसको आप पार कर चुके हैं, एक हिस्सा वो है जिस पर आप अभी चल रहे हैं, और एक हिस्सा वो है जिस पर आगे जाएंगे। तो जिस पर आप चल चुके हैं वो आपका बीता हुआ समय है। तो जब भी हम बीते हुए समय की बात करते हैं, उसकी पहचान हमेशा ही था थे थी से होती है। मैंने खाना खाया था, मैंने पानी पिया था, मैं वहाँ घूमने गया था, मैंने पत्र लिखा था, मैंने तस्वीर बनाई थी। जहाँ पर भी आपका पास्ट यानी नैरेटिव इंसिडेंट को हमारे सामने व्यक्त किया जाता है, बीते हुए समय के बारे में जानकारी दी जाती है, तो हमेशा ये आपका क्या होता है? पास्ट होता है। तो हमने जो सबसे पहला पार्ट जो गुजरा हुआ समय अगर हमने जानना है तो किसके अंदर चले जाएंगे? पास्ट के अंदर। वेरी गुड। और अगर हम अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, तो उसको हम जनरली किसके नाम से जानते हैं? प्रेजेंट के नाम से जानते हैं। वो वर्तमान को इंडिकेट करता है। यानी जो समय का जो पहला पार्ट है वो आपका कौन सा है? प्रेजेंट। और जो दूसरा पार्ट है वो आपका कौन सा है? पास्ट। और जो तीसरा पार्ट है वो आपका कौन सा है? फ्यूचर। यानी अगर थाथे थी कि आप कोई भी बात करते हैं तो वो आपका पास्ट होता है, ताते थी कि अगर कोई भी बात करते हैं तो वो आपका प्रेजेंट होता है, और गागे की कि अगर कोई भी बात करते हैं तो आपका फ्यूचर होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने बोला मैं खाना खाता हूँ, तो आप ये बोलेंगे जी ता है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। मैंने आपको बोला जी मैं घर गया था, तो आपने बोला जी था थे थी है, तो ये पास्ट है। मैंने बोला जी मैं घर जाऊंगा, तो आपको पता है जी गागेगी है, तो ये आपका फ्यूचर है। तो जैसे दोस्तों हमें टेंस की एक भी पार्ट की जानकारी मिलती है, तुरंत हमारा क्या क्रिएट हो जाता है? सेंस क्रिएट हो जाता है। यानी हमें टेंस की जानकारी मिलते ही तुरंत सेंस हमारे अंदर चला आता है। यानी हमें ये समझ आ जाता है कि हम प्रेजेंट में हैं, पास्ट में हैं या फ्यूचर में हैं। तो मैं सबसे पहले आपके सामने लेकर चलूँगा प्रेजेंट टेंस। इसको हिंदी में वर्तमान काल बोला जाता है। ये अभी चल रहे वाले समय के विषय में हमें जानकारियाँ देता है, उसके विषय में हमें बताता है। तो इसके अंदर सबसे प्रेजेंट की 4 फॉर्म होती हैं। उसमें से सबसे जो पहली फॉर्म है वो आपके प्रेजेंट सिंपल की है। इसको दोस्तों सिंपल कह लीजिए या इंडेफिनेट कह लीजिए, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो मैं सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल में
प्रेजेंट टेंस के अंदर पहला लेकर के चल रहा हूँ जिसका नाम आपका प्रेजेंट सिंपल है। इसकी पहचान है आपकी ता है, ती है, ते है। खाता हूँ, जाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, उठता हूँ, भागता हूँ, जागता हूँ, रोता हूँ, हंसता हूँ, सब इसके अंडर में आता है। यानी जहाँ पर भी आपका ता है, ती है, ते है लग गया, आप आंखें बंद करके ये कह सकते हैं कि ये आपका प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट में आपका प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अंडरस्टैंड? इसके अंदर क्या करते हैं हम कि जब भी आप इसको ट्रांसलेशन करते हैं, यानी अगर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस को सीखना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसके रूल को ज़रूर जानें। तो प्रेजेंट सिंपल में दोस्तों क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। किन के साथ में? सिंपल सेंटेंसेस के साथ में। अब आप ये बोलेंगे जी ये सिंपल सेंटेंसेस होते क्या हैं? इसके बारे में मैं अलग से आपसे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी आपसे बात करूं। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं दोस्तों जो ना तो नेगेटिव होते हैं, ना इंटरोगेटिव होते हैं, ना इंटरोगेटिव नेगेटिव होते हैं, ना एक्सक्लेमेटरी होते हैं, ना इंपेरेटिव होते हैं, ना आपके जो है क्या बोलते हैं उसको इंटरोगेटिव होते हैं। ये जितने भी आपके सेंटेंसेस होते हैं, बहुत टाइप के सेंटेंस हैं, आमतौर पर इसके बारे में बाद में डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल हमने ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जितने भी सिंपल सेंटेंसेस होंगे, यानी मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पतंग उड़ाता हूँ, मैं कार चलाता हूँ, मैं साइकिल चलाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये जितने भी टाइप के आपके सेंटेंस होंगे ये प्रेजेंट सिंपल के होंगे। और इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल में सिंपल सेंटेंसेस के अंदर कभी भी आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। कहाँ करते हैं मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगा। तो प्रेजेंट सिंपल में पहचान है आपकी ता है, ती है, ते है। आपने इसमें सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना और जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस में पहचान है ता है, ती है, ते है। सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। यदि वाक्य आपका किसी भी एक वचन यानी सिंगुलर से, ही से, सी से, इट से और किसी नाम से है, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर सिंपल सेंटेंसेस में अगर आपका कोई भी सेंटेंस एक वचन से है, यानी ही से है, सी से है, इट से है या किसी नाम से है, तो आपने मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का प्रयोग करना है। कोई कन्फ्यूजन है? नहीं? दोबारा एक बार सुन लीजिए। प्रेजेंट सिंपल में पहचान होगी ता है, ती है, ते हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। यदि वाक्य आपका किसी भी एक वचन से यानी ही से, सी से, इट से और किसी नाम से होगा तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। मैं इसके सेंटेंसेस अभी आपके सामने ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इससे नेक्स्ट अभी मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंट सिंपल का जब भी मैंने आपको रूल बताया तो मैंने प्रेजेंट सिंपल में आपसे ये कहा था दोस्तों कि प्रेजेंट सिंपल में आप जो है पहचान ता है, ती है से होती है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्य आपका किसी भी एक वचन यानी ही, शी, इट और किसी नाम से है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस का प्रयोग होता है। यही बताया था। अब मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है कि राम पानी पीता है, पीता है, ता है, तो आपका कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल है। इसके तीन टुकड़े होते हैं। किसी भी सेंटेंस में जब हम जाते हैं साधारण वाक्यों में, सिंपल सेंटेंसेज में, तो उनके तीन टुकड़े होते हैं। एक आपका सब्जेक्ट है, या आपका ऑब्जेक्ट है और एक आपकी मेन वर्ब है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट बीच में रहेगा और मेन वर्ब लास्ट में रहेगी। ठीक है? जब हम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपकी मेन वर्ब आती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। किस में आता है? अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते टाइम, जहाँ पर हिंदी में आपका पहले सब्जेक्ट था, फिर ऑब्जेक्ट था, फिर मेन वर्ब थी। जब आपने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर लिया तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आया, उसके बाद आपकी मेन वर्ब आई और मेन वर्ब की क्या आई? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आया और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आया। तो सेंटेंस आपका बना राम ड्रिंक्स वाटर, यानी राम पानी पीता है। तो क्या किया साहब इसमें? सिर्फ शब्दों को ही तो अरेंज किया है। यानी हिंदी में जहाँ पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब था, वहाँ पर उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करके सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट बना दिया, बाकी और कुछ है ही नहीं। सिंपल है या नहीं है? कर सकते हैं जी। अब ये तो यूज़ था आपका एस का। नंबर दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि ई एस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। एक तो हमने बोला कि जहाँ भी ही, शी, इट और किसी नाम से यानी सिंगुलर से अगर आपका कोई भी सेंटेंस होगा तो उसके अंदर आपने किसका इस्तेमाल करना है? एस और ई एस का। प्लूरल में तो ना एस लगता है ना ई एस लगता है, सिर्फ सिंगुलर में लगता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने अभी एस का यूज़ किया। दूसरा सेंटेंस मैंने आपको लिखा कि राम घर जाता है, तो आपको पता है कि जो राम है वो आपके सब्जेक्ट हैं, जो घर है वो आपका ऑब्जेक्ट है और जो जाता है वो आपका क्या है? मेन वर्ब है। जब आप इसको अंग्रेजी के अंदर दोस्तों कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका क्या आता है? क्या आएगा जी? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब
और उसके बाद आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने आपको सेंटेंस लिखा, राम घर जाता है, तो राम आपका सब्जेक्ट है, जाने को गो बोलते हैं, जाने को क्या बोलते हैं, गो। तो यहाँ पर आपने गो के साथ में क्या लगाना है, यानी ES लगाना है। ES कहाँ लगता है, जहाँ भी वर्ब के फॉर्म में कोई वावल्स आता है। अगर वर्ब की फॉर्म में AEIOU यानी जो ये 5 वॉबल्स हैं, इनमें से अगर कोई भी यहाँ पर आता है और यहाँ अगर आपका सिंगुलर है तो उसके साथ में किसका यूज़ होगा, ES का। राम गोज़ होम। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जब आप किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि राम घर जाता है, तो राम आपका सब्जेक्ट है, घर आपका ऑब्जेक्ट है और जाता है मेन वर्ब है। जब आप अंग्रेजी में बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट है आपका क्या, राम, जाता को बोलते हैं गो, और इसके साथ लगा ES। इसलिए ES लगा है क्योंकि जहाँ पर भी वर्ब के फॉर्म में कोई वावल्स होगा, यानी AEIOU में से कोई भी यहाँ पर आएगा और यहाँ अगर आपका सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम ES का यूज़ करेंगे। और घर को बोलते हैं होम, तो राम गोज़ होम। कोई कन्फ्यूजन है नहीं। एक बार दोबारा सुन लीजिए, प्रेजेंट सिंपल में पहचान होती है ता है ती है ते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य आपका किसी भी एक वचन यानी ही, शी, इट और किसी नाम से है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में S और ES का प्रयोग करेंगे। हिंदी में पहले सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगी। अंग्रेजी में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ में S और ES जहाँ आना है वो आएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, और नहीं समझ आया होगा तो आप दोबारा फिर मेरे से सवाल कर सकते हैं या पूछ सकते हैं।